हेलो गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे। आपका दोस्त परीक्षित आपके साथ है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं, रेदर सुनाने वाले हैं पठान मूवी का रिव्यू। पठान जो है अभी हाल रिलीज़ हुई मूवी है यशराज बैनर की, जिसमें कि SRK ने कमबैक किया है आफ्टर 4 ईयर ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। और बहुत सुनने में आया है कि 280 करोड़ रुपए खर्चे किए। तो टेक्निकली मैं इस फिल्म को केवल इसीलिए देखने गया था कि कहाँ पे डाले हैं 280 करोड़ यार। लेकिन पैसा कहाँ से लाते हो यार, सीरियसली 280 करोड़, साला बैंक से 2 करोड़ का लोन नहीं मिलता। ठीक है क्या। हम हमेशा फिल्म को जज करते हैं उसके प्रेजेंटेशन और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेदर इवन मैं ज़्यादातर उसकी क्वालिटी और कंटेंट के बारे में ही बात करता हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं, जो कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग है। स्टोरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वैसे फिल्म में कोई स्टोरी नहीं है। 8-10 एक्शन सीक्वेंस लेके आ गए हैं और टू बी फ्रैंक आप पूरी पिक्चर में मार धाड़ देखते रहेंगे। बहुत सारे लोग मतलब एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, एक गोली ही मार देते तो भी काम बन जाता है यार। इतनी लंबी मूवी नहीं बनती ना। आप यही सोचते रहोगे पूरी फिल्म में कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, एग्जैक्टली अब हम क्या करने वाले हैं इसका। तो ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने नहीं वाला है। 3 एंट्री सीन है, जैसे कि शाहरुख का एक एंट्री सीन है, उसके बाद फिर जॉन अब्राहम का एक एंट्री सीन है, फिर दीपिका पादुकोण का भी एक एंट्री सीन है। फिल्म स्टार्ट होने के ऑलमोस्ट 20-25 मिनट बाद फिल्म की हीरोइन की एंट्री होती है। पर ठीक है, अपन बॉलीवुड को इतना तो ग्रेस दे ही सकते हैं। मुझे याद आता है कि RRR करके भी कोई मूवी रिलीज हुई थी राजा रामौली की, और उसने ए भाई तू कुछ भी मत बोला, उसका नाम SS राजा मौली है, राम मौली नहीं है। दोनों हीरो के स्पेसिफिक एंट्री शॉट्स बनाए थे, वही कॉपी किया है इन लोगों ने। आई टेल यू, शाहरुख का एंट्री शॉट, मतलब शाहरुख अच्छा एक्टर है यार और बहुत सालों से काम कर रहा है, 30 साल से। तो खैर वो रिटायर भी होने की डेट से भी आगे जा चुका है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है, शाहरुख का जो एंट्री सीन है साउथ इंडियन मूवीज से डायरेक्टली लिफ्टेड है, जैसे कि वो लोग शूट करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही कुछ शूट किया है। इस पूरी फिल्म में जॉन अब्राहम और शाहरुख के 2-3 फेस ऑफ दिखाए हैं। उसके अलावा जॉन अब्राहम के कुछ सोलो शॉट्स भी दिखाए हैं। थोड़ा बहुत हॉलीवुड मूवी जैसे जॉन का जो कैरेक्टर है, कुछ जिम या ऐसा ही कुछ नाम है, तो उस कैरेक्टर को ज्यादा सो भी दिखाया है। अगर आप जब आप पिक्चर देखोगे ना तो आपको वो ज्यादा डैशिंग दिखेगा। इसलिए नहीं कि जॉन अब्राहम और शाहरुख खान में दोनों में अच्छे कॉम्पिटिशन हो सकता है, लेकिन शायद आपको याद होगा कि जॉन अब्राहम जो है बहुत सारी फिल्म कर चुके हैं और स्पेसिफिकली इस फिल्म में भी जब वो एज ए विलन भी काम कर रहे होते हैं, तो जैसे जादू में शाहरुख खान जो है ओवरशैडो कर गए थे, वैसे ही यहाँ पे जॉन अब्राहम शाहरुख खान को बहुत सारी जगह ओवरशैडो करते हैं। बट नेचुरल एंड में उनको मरते दिखाया जाएगा, वो तो एक अलग चीज है। आई एम श्योर कि फिर इसका सीक्वल भी होगा। तो जॉन अब्राहम के भी सीन है। उसके बाद हमारी बेहतरीन दीपिका पादुकोण आ जाती हैं फिल्म के अंदर। फिल्म में वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो किसके साथ है, बट ठीक है, वो सब तो चलता रहता है। फिल्म में दीपिका को फिल्म के ऑलमोस्ट 2 आवर 21 मिनट के रन टाइम में दीपिका ने ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स तक अवेलेबल दिखती हैं फिल्म के अंदर, या उससे कुछ थोड़ा सा कम होगी। लेकिन सीरियसली इस फिल्म में तो दीपिका ने बड़ी सी मशीन गन भी चला दी है यार। ऑलमोस्ट टर्मिनेटर 7-8 में अभी दीपिका ही नजर आने वाली है। नॉट तो वैसे ही बुढ़ा हो गया है सीरियसली। यानी वो शॉट जो है दीपिका को देना एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्टर थोड़ा दिमाग लगा देता कि क्या दीपिका सच में इस तरीके की मशीन को ट्रिगर भी कर सकती है। कौन मानेगा यार। ठीक है, दीपिका ने बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ा किया है, डांस किया है, ग्लैमर किया है, 2 पीस में बिकनी पहनी है, लेकिन जिसको बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है। टेक्निकली स्पीकिंग दीपिका में जो ग्रेस है, मैं अभी भी कहता हूँ बॉलीवुड की बहुत सारी हीरोइन, वैसे बॉलीवुड में हीरोइन है ही नहीं, 2-4 तो है ही है, वो भी उनमें से 2-3 तो नेपोटिज्म की ही पैदाइश हैं, तो उनका कोई वैल्यू है नहीं। रेदर जितनी भी हैं दीपिका को छोड़ दें तो सब नेपोटिज्म की पैदाइश हैं। लेकिन उन सबको छोड़ो, फिलहाल तो दीपिका को ही देख लेते हैं। तो दीपिका ठीक ठाक लगी है बहुत सारी जगहों पे, ऐसा नहीं है। और दीपिका और शाहरुख खान का जो क्लैश सीन है जहाँ वो दिखती है, एक तो बेचारी को पाकिस्तानी बना दिया। बहुत पहले एक पिक्चर आई थी एजेंट विनोद करके, सैफ अली खान साहब और करीना कपूर की है। उन लोग भी बेचारे रूसिया जाते हैं और करीना कपूर ने जो किरदार निभाया वो भी कोई पाकिस्तानी लड़की का ही है।
तो अरे हाँ, सबसे मजे की बात तो ये है कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसका नाम पाकिस्तान है, बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी, शायद पूरे यूनिवर्स में उसका कंट्रोल होगा। और भारत जैसी छोटी कंट्री जिसमें केवल 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो उन गरीब लोगों को हमेशा उससे डर के रहना चाहिए। मतलब सीरियसली मैन, कितनी बकवास मूवीज बनाओगे, फिर से इंडो पाक, कुछ रखा नहीं है क्या बॉलीवुड वालों, दिमाग कहाँ है, फिर से वही इंडो पाक पे लेके आ गए हैं मूवी को। सीरियसली दया आती है, दया, कि वो उस कंट्री, पहले तो वो कंट्री में खाने की भी औकात नहीं है, खाने के भी कमाने के उनके वादे हैं। अरे कुछ तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाओ। उसके अलावा फिल्म में एक बहुत बड़ा फुटेज अफगानिस्तान का भी है। वो आप वंडर करोगे कि अफगानिस्तान में कितना बड़ा मार्केट है, पता नहीं। शाहरुख खान का शायद होगा बड़ा मार्केट, तो वहाँ से 400-500 करोड़ आने वाले होंगे, तो इसलिए फिल्म में ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का बड़ा फुटेज डाला है। फिल्म में जस्टिफाई किया है कि वो पठान क्यों है, उसका नाम हो जाता है। यार वो रियल में पठान है, वो पूरे सीन्स वेस्ट हैं, वेस्ट, कोई ज़रूरत नहीं थी। फिल्म में एवर ग्रीन, एवर ब्यूटीफुल डिम्पल कपाड़िया नजर आती हैं। वैसे 70 साल की हो गई, उन्हें डेफिनेटली देख के लगता है कि फेसलिफ्ट कराया है, पर उससे उनकी एक्टिंग स्किल्स का कोई रिलेशन नहीं है। फिल्म में पहले तो एक तो यानी ये 3 आधे मूवी जो है ना इसी चीज़ में पैकअप यानी बिल्टअप में ही चली जाती है। उनकी एंट्रियाँ फैंट्रियाँ होती हैं, और उसके अलावा मैं तो थक गया, मैं फिर से थक गया, मैं फिर से थक गया। इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सेलिंग पॉइंट इस फिल्म का म्यूजिक था। फिल्म में बेशरम गाने को बेशर्मी की तरीके से प्रमोट करके 100 मिलियन व्यू ला दिया यूट्यूब में। तो हम फिल्म के गाने को ही, विशाल शेखर ने इस गाने को अंजाम दिया है। काफ़ी ओरिजिनल सॉन्ग है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने 1958 में इस्माइल ने गाया था, और अब ये गाना जो है इश्क वालों कर दिया हुस्न वालों की जगह, बस एक वर्ड ही हटा दिया है। गाने का मुखड़ा तो हमेशा से ही ठीक ही था, अंतरा जो है बिल्कुल बकवास है। गाने में सबसे के पिक्चराइजेशन में जो हल्ला गुल्ला मचाया गया दीपिका के बिकनी शॉट के लिए, मुझे नहीं पता, इतना तो कुछ ऐसा लगा नहीं, पर हाँ गाना ओवरऑल ठीक है। फिल्म में एक दूसरा गाना भी है, मैं पठान समथिंग लाइक दैट, फरहान साहब ने एक बहुत खूबसूरत गाना गाया था जंजीर में, यारी है ईमान वाला। तो टोन वही रखी है, केवल शूट अलग किया है। कुल मिला के 2 ही गाने। फिल्म में एक और जगह गाने की सिचुएशन लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो गाना शायद इन लोगों ने छुपा लिया होगा और अब आगे जाके रिलीज करें थोड़ा सा और पैसा बनाने के लिए बॉक्स ऑफिस में। बट ओवरऑल फिल्म में चूंकि 2 ही गाने हैं, तो फिल्म को एक्चुअली कोई गाने में जैसा, वो गाने फिल्म को बहुत सपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि मैं पठान सॉन्ग बिल्कुल क्लाइमेक्स में आता है। हाँ, फिल्म में जब दीपिका की एंट्री होती है तब जो है बेशरम इश्क वाला सॉन्ग आता है, और आप सीरियसली वंडर करेंगे कि जस्ट मिलने से ही इश्क हो जाता है, जबकि मिले ही नहीं है। ठीक है, इतनी एग्जाम्पशन तो चलती है। खाना खा के जाना इससे चोरी होती है। लाइक आपको हैप्पी न्यू ईयर याद आएगी, जिसमें कि शाहरुख खान ने काम किया, और उसमें वो कोई वॉल्ट को खोलते हैं। यहाँ भी उन लोग कोई वॉल्ट को खोलते हैं। इतना महान एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया है, इतना महान कि मतलब 2 प्लेन छोटू से, जिसमें ये दोनों मतलब हीरो हीरोइन लटकते हैं कुछ रस्सी के थ्रू, और फिर उसके बाद वो एक बड़ी सी 83 माले की बिल्डिंग पे जंप करते हैं। इससे जो है ना, मतलब अभी हॉलीवुड वालों ने और पूरे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज में एक कैटेगरी क्रिएट हुई है, बेस्ट एक्शन सीक्वेंस, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्शन बेस्ट डायरेक्टर। तो वो अब सब जो है इसी मूवी को मिलने वाले हैं। मतलब वो लोग सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे कि वाह इतनी क्रिएटिविटी की क्या जरूरत थी आज के ज़माने में। मतलब जबकि मार्वल्स वालों ने इतना अच्छा काम करा हुआ है, वीएफएक्स वालों की टीम को तो दाद देनी पड़ेगी। इतना घटिया गंदा काम तो शायद समझता हूँ कि 10वीं क्लास के बच्चे ना प्रोजेक्ट में भी इससे अच्छा वीएफएक्स का काम करेंगे। मतलब ग्रीन स्क्रीन वाले शॉट इतने खराब शूट किए हैं जो बहुत इजी थे। आई टेल यू, इससे अच्छी तो प्रभास ने जो साहो मूवी आई थी उसके वीएफएक्स थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। क्लाइमेक्स में एक जगह जॉन साहब जो है हवा में उड़ जाते हैं, कुछ उनके पीछे विंग्स लगा के। तो एक और स्पेयर ब्रांड न्यू रखा रहता है शाहरुख साहब के लिए, क्योंकि मालूम है भाई जॉन अब्राहम बहुत फेयर गेम खेल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा वो ज्यादा दिल जीतेंगे कि मतलब मैं भी उड़ूंगा तो तुम भी उड़ना। हाँ, ऐसा नहीं कट्टी हो जाएगी, वरना अकेले नहीं उड़ेंगे अपन ना। तो कुछ ऐसा सोच रखी है उन्होंने कैरी करते वक्त फिल्म को, या लिखते वक्त फिल्म को। फिल्म में सबसे अच्छा सीन कब आता है, सलमान साहब की एंट्री से ही फिल्म में जो जान आती है। भले उन्होंने करण अर्जुन का और कुछ छोटा सा जो भी समझ लें, आज भी सलमान साहब में वो बात तो है जब उनकी एंट्री होती है फिल्म में, बड़ा ही डैशिंग सीन है। फिल्म साफ समझ में आती है, वो करीब 15-20 मिनट का सीक्वेंस उन्होंने ऐड कर दिया है। इससे पता चलता है कि ये सब प्लॉट्स उन्होंने बिल्ट अप किए थे, मेन स्टोरी नहीं पूछना, कट्टी हो जाएगी।
तो ये फिल्म बेसिकली बहुत सारे सब प्लॉट्स ही हैं, मेन प्लॉट कुछ नहीं है। यार ये तारीफ कर रहा है ना, तारीफ में मुझे बेइज्जती वाली फीलिंग क्यों आ रही है भाई? बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करके ना कोई रक्त बीज टाइप का चीज वायरस ढूंढते रहते हैं। यू नो MI2 में भी ऐसा कुछ होता है, टॉम क्रूज की हीरोइन को वो वायरस लगा देते हैं। एक सीक्वेंस है जिसमें कि जॉन और शाहरुख का फेस ऑफ भी बिल्कुल MI से लिफ्ट है, जिसमें कि टॉम क्रूज और उसके विलेन फ्रेंड का फेस ऑफ होता है। और ज़्यादा क्रिएटिविटी फिल्म में एक सीक्वेंस है, मतलब एक नहीं रहता, 2 बाइकें बर्फ में, यानी सीरियसली बर्फ में वो बाइकें चल रही होती हैं। उनमें कोई स्पेशल गियर नहीं होते, नॉर्मल बाइक होती है। उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि दीपिका पादुकोण स्काई पहन के बर्फ की झील में जॉन अब्राहम के साथ रेस लगाती हैं बाइक्स के साथ, और वो विन कर जाती हैं। इमेजिन कि वो बर्फ की झील है, 2-3 बाइकें उसमें दौड़ रही हैं बिना किसी ग्रिपर के, नॉर्मल टायर वाली बाइक्स हैं। बेसिकली यू नो जितनी भी बर्फ में काम करने वाली जो मशीनें बनाते हैं ना, उन लोग को अभी प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, उनको इन्हीं लोगों से लेना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक बच जाएगी यार, टाइम पैसा सब कुछ। इतना बकवास सीक्वेंस ये ना टुमारो नेवर डाइज में एक सीक्वेंस है, बहुत खूबसूरत। उनने नॉर्थ पोल के में जाके, नॉर्वे से आगे जाके एक्चुअली शूट किया है, बहुत रियलिस्टिक पूरा वो सीक्वेंस। इवन फास्ट एंड फ्यूरियस में भी एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है जिसमें कि कार चेज जो है बर्फ के एटमॉस्फेयर में की जाती है, बहुत अच्छे से शूट किया है। लेकिन यहाँ बिल्कुल लॉजिक को डिफाई भूल गए हैं। लॉजिक तो खैर अपन क्या ही उम्मीद कर लेंगे इन लोगों से। जॉन साहब जो है एक बड़ा सा होल कर देते हैं, दीपिका मैडम उसमें टपक जाती हैं, गिर जाती हैं, और वो लड्डू भी गिर जाता है गोला वायरस वाला। तो हमारे शाहरुख साहब उसमें डाइव करते हैं, और यू नो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा द डार्क नाइट जैसा कुछ आएगा कि हीरो भी को हीरोइन बचाना है कि किसको बचाना है, दुनिया जो भी समझ नहीं। वैसे दुनिया को नहीं बचा रहे हैं अपन इस पिक्चर में तो, लेकिन एक सेकंड में ही वो दोनों को ही बचा लेते हैं। शाहरुख साहब के 2 वैसे भी 4-5 हाथ हैं, पानी में तैर भी लेंगे, दोनों को लिफ्ट भी कर लेंगे, बर्फ वाली झील से बाहर भी निकाल ले आएंगे, सब कुछ है। तो इतनी मेहनत जो डायरेक्टर ने नहीं की, उसको मालूम था ये पॉसिबल तो है नहीं, खट से सीन कट चेंज कर दिया। फिल्म में आशुतोष राणा भी है। आशुतोष राणा का रोल तो ठीक है, बेसिकली कुछ ऐसा मेंशन करने जैसा तो नहीं है, वो कोई भी कर सकता था कोई। उसके अलावा फिल्म में 4 जूनियर आर्टिस्ट को लेके आए। वो जूनियर आर्टिस्ट नहीं, नॉर्मल आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी कुछ वेब सीरीज और इधर उधर दिखते हैं, लेकिन आप पूरी पिक्चर में वंडर करोगे उनका रोल क्या है। शुरू में उन लोग आते हैं बिल्कुल ऐसे कि शाहरुख साहब उनके साथ कोई टीम बनाते हैं जिसको जोकर नाम देते हैं, एंड आई टेल यू जोकर रियली। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने बहुत अच्छा काम किया है, सीरियसली यू नो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, अब उनके काम की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिल्म के एडिटर ने फिल्म को फिर भी खींचने की काफ़ी कोशिश की है। कुछ एक सीक्वेंस में जहाँ पे फ्रंट सीन्स को लेना चाहिए था आर्टिस्ट का, वो थोड़ा मिस कर गया है, उसकी जगह उसने साइड व्यू ही दिखा दिया है। शायद इसीलिए मैंने कहा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने क्यों नहीं इस चीज़ का ध्यान दिया, एटलीस्ट ओवर द शोल्डर शॉट ही शूट कर लेता। पर वही है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं पिक्चर बनाने के लिए। वैसे भी 280 करोड़ पे तो इनके लिए 2 रुपए की बात होती है। आई टेल यू फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है। फिल्म का ओपनिंग 50 करोड़ का है, 40-45 जो भी उन लोग कह रहे हैं उतना है। और उसके अलावा फिल्म के ऑलरेडी OTT पे राइट्स जा चुके हैं, बिक चुके हैं, ओवरसीज राइट्स बिक चुके हैं, जहाँ की बहुत सारी जगह यशराज ने खुद ही फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डोंट थिंक कि फिल्म ने ऑलरेडी 200 करोड़ रुपए से ऊपर की बुक के पैसे तो उन्होंने इन्वर्ट किए हैं, या हो सकता है उन्होंने इसी बेसिस में मार्केट से पैसा उठाया हो। ये फिल्म हम सब जानते हैं कि 2022 में जनवरी में रिलीज होने वाली थी, पर उस समय पुष्पा सुपर हिट हो गई थी। उसके बाद जो है इवन पुष्पा इतनी बड़ी हिट हुई थी कि RRR और KGF चैप्टर 2 को उनकी रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा था। इसीलिए इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1 ईयर पिक्चर को पोस्टपोन कर दिया ताकि लोग उसको भूल जाए। और इमेजिन शाहरुख जैसी पर्सनैलिटी को आप लेने के बाद अगर आपको अपने प्रोडक्ट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पुष्पा को कॉम्पीट कर सकती है, तो आपको सीरियसली सोचने की ज़रूरत है यार। 4 साल बाद, इसीलिए मैंने बोला कि शाहरुख कमबैक कर रहा है। आई डोंट नो कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। एंड फिल्म में जब दीपिका पादुकोण और शाहरुख मिलते हैं, सीरियसली ऐसा लगता है कि दीपिका जो है वो, दादाजी आप स्टिल अभी तक जिंदा हो, मैं तो सोच रही थी कि मर गए जोक था। सो फिल्म में एक वॉल्ट वाला सीन है जो कि हैप्पी न्यू ईयर से चुराया हुआ है। और फिल्म में जॉन अब्राहम साहब की फैमिली मर जाती है, उनका बच्चा मर जाता है। यू नो शाहरुख साहब ने एक पिक्चर बनाई थी कि मैं हूं ना,
जिसमें कि कुछ ऐसा ही सीन होता है उनका और सुनील शेट्टी साहब का, जिसमें कि उनके बेटे का रिवेंज कुछ टाइप का होता रहता है। इमेजिन यार, खुद की फिल्म को कॉपी मार रहा है, वो भी 22 साल बाद, शायद 2000 आई डोंट नो, मैं हूँ ना ऑलमोस्ट 15 साल पहले तो आई होगी, तो उनको लगा, पब्लिक को लगा होगी शाहरुख की मूवी लोग भूल गए होंगे। इमेजिन, तो इससे शाहरुख खान की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। तो वैसे ही सीक्वेंस से जानो इब्राहिम साहब की फैमिली मर जाती है और इसके लिए वो पूरे दुश्मन दुनिया में भारत के साथ बदला लेने लग जाते हैं। इमेजिन, मैं तो ब्रेवरी की दाद देता हूँ यार। सो अपनी मूवी को कॉपी करेंगे, वैसा सीन भी शूट कर लेंगे। उसके अलावा वेलकम करके बहुत अच्छी मूवी आई थी अनीस बाज़मी की, जिसने कि बहुत अच्छा हिलोरियस सीक्वेंस क्रिएट किया था जिस फिल्म के एंड में, जबकि एक घर जो है लकड़ी वाला गिरता रहता है, टूटता रहता है, और वो बड़ा मज़ेदार टाइप का सीक्वेंस है। वैसा ही अपोजिट वे में यहाँ उन्होंने उसको कुछ एक्शन सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। फिनाले में, फिल्म के क्लाइमैक्स में आपको तरस आएगा सीरियसली, यानी कि इतना डायरेक्ट लिफ्ट है वो सीन बाय सीन। वहाँ हंसे या रोए, सीरियसली हंसे या क्या बोले इन लोगों को कि समझ में, आप भगवान जाने। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वो सीक्वेंस। फिल्म में शाहरुख खान बहुत थके हुए नजर आते हैं, एक्सेप्ट एक दो सीक्वेंस में जहां उनके साथ धोखा होते दिखाया गया है, तो उनकी आंखों में क्या गजब का कातिलाना लुक अभी भी आता है। और सच में मुझे उम्मीद थी कि फिल्म में उनका और दीपिका का एक किस सीक्वेंस जैसा बनाने की कोशिश की, किस नहीं किया, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था, वो दोनों ही जानते हैं। अगर वो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलते, किस सीन डाल ही देते ऐसा। वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि शाहरुख खान का इतने इंटायर कैरियर में कोई किस सीक्वेंस है, तो वो उनका पर्सनल लुकआउट है। हमको ऐसा भी नहीं, वी आर नॉट डेस्परेट कि वो ऑन स्क्रीन किस करके दिखाएं। फिल्म में ऐसा सीक्वेंस था जो कि डायरेक्टर ने 100% मिस कर दिया। फिल्म में जो लव स्टोरी का एंगल है, समझ ही नहीं आता कि वो लव स्टोरी का एंगल डेवलप कैसे हो गया। फर्स्ट टाइम क्रश होने के बावजूद भी इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं है उन दोनों के बीच में। फिल्म में जो ये पाकिस्तानी स्पाई मैडम दीपिका पादुकोण उर्फ रूबिया जो हैं, वो क्यों हैं, क्या करती हैं, कोई नहीं जानता है, मोटिव कहीं भी क्लियर नहीं होता है। बाद में वो पाकिस्तान ISI को छोड़ के रॉ के साथ कैसे काम करने लगी, रॉ वाले ही जाने। वैसे रॉ वाले खुश होते होंगे ये सब मूवी देख के, और यार हम तो ऐसा घंटा कुछ नहीं करते हैं, कम से कम मूवी देख के ही खुश हो लो। सो ओवरऑल जो है आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर वैसे भी OTT प्लेटफॉर्म सबके लिए ऑलरेडी सोल्ड आउट ही है, 4-6 महीने में आ ही जाएगी सब में। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं हो तो अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। उस पैसे में आप कहीं घूमने ले जा सकते हैं, जो पैसा आप फिल्म की टिकट में खर्चा करने वाले हैं। ये मेरी एडवाइस नहीं है, ये तो आपका पैसा है, आप कहीं भी जाके खर्चा करें। सो आप लोग भी कब मूवी को बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और आगे आपको इस मूवी का रिव्यू सुनने देखना चाहते हैं, और इवन आप किसी वेब सीरीज़ के बारे में भी चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बोलिए, मैं आपको एटलीस्ट बताऊँगा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। तब तक बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ।